शमा को रोशन किया है, गुलामी नहीं की, हुनर पेश किया है। ज़मीर से बढ़कर कुछ नहीं हमारे लिए, मुश्किलें सहली पर सौदा नहीं किया है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर शो वंस अगेन। बॉलीवुड फ्राइडे प्रेजेंट्स अनफोल्ड विद ज़ीनत। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस प्रियंका गुप्ता एंड मिस्टर नीर पंजाबी। तो बचपन में ही होता था कि जब मैं पैसे कमाऊंगी बहुत ज़्यादा तो मैं लोगों की मदद करूंगी। छोटे कपड़े पहन के, गंदी चीज़ें, गंदी वीडियोस आप देख रहे हो। ब्रेक कब मिला आपको अपनी लाइफ का? मिल गया था मुझे, मैं 10 साल का था, ठीक है। लेकिन इस साल में आपको कम से कम 4 से 5 गाने मेरे ऐसे दिखेंगे जो कि टॉप लेवल पे जाएंगे। लोगों को दिखाओ, लोगों को पता चलना चाहिए। तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपको कई लोगों ने खींचा, मतलब ऐसा होता है ना, जेलसी बहुत होती है लोगों में, बढ़ने नहीं देता, कुछ ऐसा भी फेस हुआ? ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत बार, आज तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि मैंने जब ये जर्नी चालू करी थी, कहते ना आर्टिस्ट सपोर्ट करने वाले बहुत घੱਟ होंगे ने, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है। जो स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, क्या वो एक्चुअल में गाते हैं? आजकल के आर्टिस्ट जो मैं आपको बता देता हूँ, क्या पीछे से ट्रैक लगाया, सीडी बजी और बस उस पर परफॉर्म कर दिया। उनको 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए एक स्टेज का दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया। बॉलीवुड फ्राइडे प्रेजेंट्स अनफोल्ड विद ज़ीनत में आपका स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल प्रियंका आपसे है, जैसे कि मुझे पता है कि आप बहुत ही नॉन इन्फ्लुएंसर हो, और आपकी जर्नी कैसे ये स्टार्ट हुई कन्वर्ट होते होते सोशल वर्कर में, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी। मैं रील काफ़ी टाइम से बना रही थी, तो काफ़ी अच्छा व्यूज़ और फॉलोअर भी काफ़ी बढ़ रहे थे। तो कई सारे ब्रांड ने मुझे कोलैबोरेशन के लिए ऑफ़र किया और बहुत अच्छी इनकम भी हो रही थी मुझे इंटरनेट से। तो बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों की हेल्प करूं। तो बचपन में ही होता था कि जब मैं पैसे कमाऊंगी बहुत ज़्यादा तो मैं लोगों की मदद करूंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब मैं इतना अच्छा पैसा कमा रही हूं तो लोगों की मदद की जाए। तो ऑफ कैमरा में काफ़ी टाइम से हेल्प करती थी, तो काफ़ी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बोला कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो ऑफ कैमरा क्यों कर रहे हो, लोगों को दिखाओ, लोगों को पता चलना चाहिए। आपको देख के कई लोग जागरूक होंगे इस चीज़ को लेके और वो लोग भी आगे हेल्प करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अब इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लाई जाए और सबको दिखाया जाए। जब बुरा काम करते हैं लोग तो सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं बुरा काम करके, छोटे कपड़े पहन के, गंदी चीज़ें, गंदी वीडियोज़ आप देख रहे हो, कई सिगरेट पीते हुए डाल रहे हैं, कोई जंपिंग करते हुए डाल रहे हैं। तो हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको क्यों ना सोशल मीडिया पे लाया जाए। तो बस यहीं से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। वाह प्रियंका, आपकी बातें सुन के तो मैं भी मोटिवेट हो गई हूँ। तो नीर, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप इस इंडस्ट्री में आए कैसे? बचपन से मुझे गाने का बहुत शौक़ था। 4 साल की उम्र से मैं स्टार्ट किया मैंने गाना, ठीक है। उसके बाद मेरी स्कूलिंग लाइफ गई। मेरे घर में मेरी मदर बहुत अच्छे से गाती हैं वो, ठीक है, अपने इंजॉयमेंट के लिए गाती है, बट उनको देख देख के मुझे इंस्पायर हुआ, मैं सीखा, ठीक है। और ज़िंदगी की जो कहते हैं ना पड़ाव मेरी ज़िंदगी में यही था कि मुझे म्यूज़िक ही करना है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बॉर्न टू शाइन, तो वो जो म्यूज़िक होता है वो हमारा बचपन से ही है। मैं शुरू छोटे से होते हुए जब तक आज मेरी जितनी भी उम्र है, बाबा उम्र हो गई साड़ी, बहुत कुछ सीखा है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मुझे और भी बहुत सारे चांस मिले हैं। जैसे मैंने स्टेज शोज़ किए, परफॉर्मेंसेस हुई मेरी, ठीक है। स्कूल के बाद जो मेरी जर्नी हुई उसकी जो स्टार्टिंग थी मेरी, स्कूल की पहली परफॉर्मेंस, कहते हैं ना जो बच्चा छोटा होता है, ठीक है, 5 साल होता है, उन्हें स्टेज मिलता वा कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाने के लिए पार्टिसिपेट्स होते हैं स्कूल में करने। तो मैंने वो हर एक पार्टिसिपेट में भाग लिया और उसके बाद धीरे 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 लोगों ने जानना चालू करा, मुझे पहचानना चालू करा, क्योंकि मेरी वॉइस के रिगार्डिंग मुझे बहुत कुछ प्यार मिला लोगों से। और इन्ना प्यार मिला मैं तुहानू दस नहीं सकता, अज तक वो दे रहे ने, ठीक है। लेकिन ये लाइफ बड़ी डिफिकल्ट भी रही है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ बहुत सारिया चीज़ां सीखण नूं भी मिलियां, ठीक है। क्योंकि कहते हैं जो छोटा होंदा तां कुछ नहीं होंदा, जो धीरे धीरे वड्डा होंदा तां बहुत सारी मुश्किलां भी क्रिएट करनियां होंदियां, उहनूं सॉल्व करना होंदा है मुश्किलां नूं। वो सारिया चीज़ां मैं कीतियां बहुत। कैसी मुश्किलें? ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਮੋਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 7 ਸਾਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਮੌਮ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੌਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੋਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। +10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ +1 +2 ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ मैं आज इस मुकाम पे आके बैठा थोड़े। तो मतलब ब्रेक कब मिला आपको अपनी लाइफ का? ब्रेक मिल गया था मुझे, मैं 10 साल का था, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे ब्रेक आगे बढ़ता गया। जो फाइनल ब्रेक मिला मुझे 2021 में मिला, जो मेरा दिल्ली वाली ये गाना आया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, वो गाना बहुत पसंदीदा हुआ। अब आगे के हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हम करने वाले हैं। इस साल में आपको कम से कम 4 से 5 गाने मेरे ऐसे दिखेंगे जो कि टॉप लेवल पे जाएंगे, और उसमें आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए। तो मतलब लोगों ने आपको बहुत सराहा है, और आप तो बॉर्न टू शाइन है ही, ये तो स्टैंप लग चुकी है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपको कई लोगों ने खींचा, मतलब ऐसा होता है ना, जेलसी बहुत होती है लोगों में, बढ़ने नहीं देता, कुछ ऐसा भी फेस किया? ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत बार, आज तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि मैंने जब ये जर्नी चालू करी थी, कहते ना आर्टिस्ट सपोर्ट करने वाले बहुत घट होंगे ने, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है। मैं उनमें से कि मुझे कम सपोर्ट मिलता है लोगों का। तो क्या यही रीज़न है आपके गाने का मारे? नहीं, गाने ऐसे नहीं है। बेसिकली मैं कुछ मार्केट में लेके आना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि जैसे आमिर खान या शाहरुख खान एक मूवी लेके आते हैं 3 साल में, तो मेरा वही ट्रेंड रहता है कि मैं काम करूँ, अच्छा करूँ वरना ना करूँ। मतलब कि क्वालिटी वर्क होना Quality चाहिए, work क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते, हाँ। क्वालिटी होनी चाहिए। और लोगों को देखने में भी अच्छा लगे, वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो गाना सुन सकें, उस गाने का एंजॉय ले सकें, क्लब्स में भी वो गाने अच्छे से चलें। मतलब कहते हैं ना कि अगर एक सिंगर अपना परफॉर्म कर रहा है, वो अपना बेस्ट दे रहा है, तो वो किसके लिए बेस्ट दे रहा है? पब्लिक के लिए बेस्ट दे रहा है। तो आप अपने गाने खुद ही लिखते हो? मैं अपने गाने खुद लिखता हूँ, और जैसे कि दिल्ली वाली ये गाना था हमारा, उसके जो लिरिक्स लिखे हैं वो शाहदीप ने लिखे हैं। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, लिरिक्स है, चंडीगढ़ से ही है वो भी। और जो उसका म्यूज़िक है वो हमारा जेजिन म्यूज़िक प्रोडक्शन है, उन्होंने किया चंडीगढ़ से। शंटी कन्वर जी जो हैं उसके डायरेक्टर रहे हैं, और म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो हैं वो फैज़ कुरैशी, जिन्होंने बहुत मेरा साथ दिया यहाँ तक, और आज भी मैं उनके साथ ही वर्क कर रहा हूँ। तो ये जर्नी बहुत लंबी रही है। ਜਦੋਂ मैं स्टेज ਤੇ परफॉर्म ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा। हाँ, मैं एक स्टेज पे गया, एक होर सिंगर आया हुआ सी, ना नहीं लेना चाहूँगा, दिल्ली दे ने। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो दिल्ली के हैं, ठीक है। और जब भी कोई आर्टिस्ट ग्रो करता है तो उसको खींचने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट पीछे लगे रहते हैं, बिकॉज उन्हें ये नहीं पता कि यार मैंने कितनी मेहनत करी है। मेरा 15 साल 16 साल का स्ट्रगल पहले रहा, अब भी स्ट्रगल चल रहा है मेरा। तो मेरी जो जर्नी है 22 साल की जर्नी हो चुकी है अभी तक की स्ट्रगल की, बट मैं अपनी मेहनत से काम कर रहा हूँ। जिन्ना मैनू कम मिल रहा है दिल्ली तो भी मिल रहा है, या मैं और ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, जिन्हों ने सुन कहते ना कि यार मेरे को दिलजीत सुनना है, तो दिलजीत ही बुलाएंगे। और जिसको नीर पंजाबी सुनना है फिर वो जो भी हो नीर पंजाबी को ही सुनेगा। तो वही वाली जर्नी है हमारी। तो बचपन से आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, जहाँ तक मुझे आपकी जर्नी का पता चल रहा है आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है, चाहे वो बचपन हो चाहे वो सिंगिंग का हो, करते आ रहे हो। और मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल के सिंगर जो स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, क्या वो एक्चुअल में गाते हैं या कुछ मतलब कुछ सिस्टम होता क्या है वो? उनका सिस्टम ये होता है थोड़ा सा, देखो कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रॉपर सीखा होता है, ठीक है। रियाज वाला सिंगर आपको स्टेज पे दिखेगा, जिसमें अब बहुत बड़े फनकारों के नाम मैं बता सकता हूँ। गुरदास मान जी उन्होंने सीखा है, ठीक है। राहत फ़तेह अली खान जी उन्होंने सीखा है, ठीक है। लेजेंड हैं ये सारे, ठीक है। जो भी बंदा लाइव गाने वाला है, ठीक है। सतिंदर सरताज हो गया, गैरी संधू, निंजा ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ उस्ताद ने, उन्होंने मैं देख के बहुत कुछ सीखा, ठीक है। और भी जैसे कि आजकल आप राइजिंग स्टार देखते हैं, ठीक है, और इंडियन आइडल वगैरह देखते हैं, तो उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार जिन्होंने एक्चुअल में सीखा गया, जिनमें हमारे मित्र हैं जैसे सलमान अली हो गए, ठीक है। उन्होंने अच्छा एकदम लाइव गाया। उनकी जो जर्नी थी वो सारेगामा से लिटिल चैम्प से चालू हुई, और आज वो इंडियन आइडल हैं, ठीक है। मोहम्मद दानिश का नाम ले सकते हैं, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो ऐसे कलाकार जो दिल से सीखे हैं जिन्होंने,
और रूदारी निभाने वाले हैं। आजकल के आर्टिस्ट जो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, पीछे से ट्रैक लगाया, सीडी बजी और बस उस पर परफॉर्म कर दिया। उनको 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए एक स्टेज का दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आज जो गाने वाले हैं, एक्चुअल में गाने वाले हैं, उनको आप 2 लाख रुपए दे के भी नहीं बुला रहे। क्यों? बहुत म्यूज़िक, अगर आपने म्यूज़िक देखा है और आपने उसको महसूस किया तो वो लाइव म्यूज़िक है, लाइव म्यूज़िक ही गाना। ये नहीं डीजे, आजकल डीजे बेस बैंड चल रहे हैं। डीजे बेस बैंड में क्या होता है, 2 ढोल लगा दिए उन्होंने, ठीक है, पीछे एक डीजे वाला और 3 बंदे आगे खड़े, वो एक्चुअल में डांस कर रहे हैं, नॉट एज अ प्रोफेशनल सिंगर परफॉर्मिंग। उसको आप डांसर बोल सकते हो क्योंकि वो लिपसिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी के गाने पे परफॉर्म कर रहे हो, या तो आप उसका गाना खुद गाओ, बब्बू मान जी का गाना हो गया, गुरदास मान जी के गाने, आप लाइव गाओ ना बैंड के साथ, अगर एक्चुअल में आप सिंगर हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि, और वो 3-4 लाख रुपए एक शो के ले रहे हैं, जिन्होंने क्या कि सिर्फ 2 ढोल म्यूजिशियन लगा, एक कीबोर्ड पीछे लगा दिया, आपने ड्रम किट लगा दिया, और वो कीबोर्ड प्ले नहीं हो रहा एक्चुअल में, वो सिर्फ एक मिक्सर होता है, वो उसको मिक्स करके गाने को और उसकी वॉइस के साथ टचअप करके बस उस चीज़ के पैसे मिलते। तो ये इसको मैं म्यूज़िक नहीं समझता, मैं म्यूज़िक उसको समझता हूँ जो लाइव गाने वाला हो, एक्चुअल में सिंगर वो है। तो नीर, एक बात बताइए आप, जैसे लाइव परफॉर्मेंस होती है स्टेजेस पे, तो कैसे पता चलता है कि ये सिंगर गाना गा भी रहा है या नहीं गा रहा है? एक्चुअली लाइव गाने वाले का आपको वैसे ही पता, क्योंकि उसका प्रॉपर पहले साउंड चेक होता है। आप साउंड चेक करोगे, हर एक साज को उसके तरीके से बिठाया जाएगा, उस ट्यूनिंग में करा जाएगा, उसके बाद बैंड चेक होता है, उसके बाद लाइव सिंगर जो होता है वो लाइव में आके अपना साउंड चेक करता है, अपनी वोकल को टेस्ट करता है, ठीक है। लाइव सिंगर गाने का, जो एक लाइव सिंगर होता है उसके गाने का पता लग जाता है कि वो लाइव में गा रहा है। उसके गाने का क्या कि उसके साथ सारे साज लगे होते हैं, वो साज कल्ला कल्ला साज बजाएगा। अब जैसे मैं कोई भी एक सॉन्ग लाइव में गा देता हूँ, ठीक है, और एक ऑटो ट्यून होता है, वो आपको पता लग जाएगा ऑटो ट्यूनिंग क्या चल रही है, डीजे पे क्या चल रहा है गाना, ठीक है। आप किसी और सिंगर का गाना लाइव डीजे में कैसे गा सकते? नहीं गा सकते ना। और ऐसा ही होता है कि जब आप लाइव गा रहे हो, लाइव बैंड में गा रहे हो, आपकी वोकल और उसकी वोकल में बहुत अंतर आ जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, आप बोल रहे हो कि अंतर आ जाएगा, किसी और का गाना कैसे गा सकते हैं, लेकिन वो अपना गाना भी गा रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो अपना गाना देखो, अगर उन्होंने कोई गाना निकाला है, सपोज करो जैसे हमारा गाना है दिल्ली वाली है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पे जाके, मेरे पास 5 पीस का बैंड लगा है, 6 पीस का बैंड लगा है, मैं गा रहा हूँ लाइव, 2 लाइनें मैंने गा के वहाँ पर साउंड चेक करूँगा। हाँ टॉप दे क्लब्बां दी ए शान गब्बरू, पहली तकनी च कड्डदा परान गब्बरू, यारा नाल बैठ मुंडा चिल करदा, लव शव तो है आन जान गब्बरू, हो कहंदियां कहाउंदियां दे आया हत्थ ना, 19 सालां दा छोरा रिया बचदा, आ की करता तू पतलो, आ की करता तू पतलो, हत्थ तेरे मूरे जोड़दा, तू नी नचदी दिल्ली वालीए, नचदी तेरे विच वोडका, तू नी नचदी दिल्ली वालीए, नचदी तेरे विच वोडका। हाँ, ये लाइव हो गया, आपको लाइव वोकल पता लग जाएंगे जिसने एक्चुअल में रियाज किया है, और जो ऑटो ट्यून वाला होगा वो आपको अपने आप पता। कौन से सिंगर आपको लगता है कि लाइव नहीं गाते? ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जो लाइव नहीं परफॉर्म कर सकते, जिन्होंने अपने गाने कर रखे हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, लेजेंड हैं, उनका अपना काम चल रहा है, वो ऑटो ट्यून से कमा रहे हैं, ऑटो ट्यून करके, और विदाउट बैंड आप वो परफॉर्म कर रहे हैं, गाने उन्हीं के हैं, पसंद कर रहे हैं लोग, ट्रेंडिंग। अगर उनको आप ये बोलोगे कि यार वो गा के बता दें, तो आपको उनका वोकल टोन ही बता देगा कि वो कितना दूध और कितना पानी है, ठीक है। कभी हम चाय बनाते हैं, उसमें अगर हम सपोज करो दूध ना डालें तो चाय किस बात की बनेगी? तो हर एक, अगर पूरी चाय चाहिए तो उसमें पानी भी डलेगा, पत्ती भी डलेगी, चीनी भी डलेगी, इलायची भी डलेगी, ठीक है, लौंग भी डलेगा, ठीक है, उसके बाद दूध डलेगा, और फिर वो अदरक डाल के जो स्वाद आएगा, ऐसा ही म्यूज़िक का है। तो इंग्रेडिएंट पूरा चाहिए आपको, कोई भी जैसे चाय बनाने के लिए वैसे सॉन्ग बनाने के लिए, राइट? वो प्रॉपर आपको बाजा चाहिए, आपको बाजा बजाने आना चाहिए। कोई कहता ना कि 5,000 रुपये की पेटी बजा रहा है वो, लेकिन वो 5,000 रुपये की पेटी बजाना आसान नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक आसान है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक क्या है, आपने यहाँ से एक बीट उठाई, वहाँ पर कट करके कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उसको ऊपर नीचे किया, थोड़ा सा उसका टेम्पो सेट किया, हो गया। तो आजकल के जो बच्चे और नए सिंगर्स गा रहे हैं वो सब ऑटो ट्यून कर रहे हैं, ह्यूमन मोस्टली
और जो लाइव में गाने वाले हैं वो लेजेंड है सारे। गुरदास मान जी, जैसे मैंने आपको बताया, हरभजन मान जी हो गए, बब्बू मान जी हो गए, ठीक है जी। यंगस्टर में जी खान जी हो गए, ठीक है, और गैरी संधू हो गए, निंजा हो गया, ठीक है, आपका खान साहब हो गए। तो ऐसे जो लाइव में गाने वाले आर्टिस्ट हैं, कमल खान जी हो गए, ठीक है, वो लाइव में आर्टिस्ट, वो लाइव उनकी गले में ही नज़र आता है कि उन्होंने 25-30 साल का रियाज किया है। रियाज जो होता है ना, वो आपका गला बताता है, ही इज़ अ गुड वन। ये है, ये लंबी रेस का घोड़ा है। और शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं ना, वो छोटे में निपट जाते हैं। तो अपना हमेशा अपने आप को एक लंबी रेस का घोड़ा बनाओ। लंबी रेस अगर करनी है, आपने लॉन्ग टाइम तक जाना है, तो हमेशा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, म्यूज़िक पे अपना रियाज करना पड़ेगा। बिना रियाज के कोई सिंगर नहीं है। आज मैं आपको बता दूं बीच में, और इस इंडस्ट्री में क्या है कि जो बंदा तरक्की कर रहा होता है ना, उसको इंडस्ट्री से ही हटा दिया जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा मोस्टली तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं हटूंगा। मेहनत कर रहा हूँ। मैंने गाना बनाया दिल्ली वाली है, आया, मेहनत करी, वो गाना 15-18 साल के स्ट्रगल के बाद पहला गाना मैंने जी म्यूज़िक से आया। लोगों ने प्यार भी दिया, लेकिन कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना कि यार ये लड़का क्या कर लेगा, कल का आया हुआ। उन्होंने ये नहीं देखा कि 15 साल या 18 साल उसने मेहनत करी, उसके बाद अपना गाना निकाला, और वो गाने में कोई कमी है? मुझे तो नहीं लगती। मैं ये नहीं कि वो मेरा गाना है, अगर वो किसी और ने भी गाया होता और इसी तरीके से गाया होता तो मुझे कमी नहीं लगती, क्योंकि उसने मेहनत करी है। तो कहते हैं पंजाब का बच्चा बच्चा चमकीला के गाने सुनते हुए बड़ा होता है, और उसके गाने ऐसे हैं कि चाहे कोई छोटा बच्चा हो या फीमेल्स हो या मेल हो, सबको पसंद आते हैं। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। नीर, आप बताइए चमकीला के बारे में, क्या आपने उनके कभी कोई गाने गाए हैं या कुछ आपकी इंस्पिरेशन उनसे कभी मिली है? ਅਮਰਜੋਤ ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਚਮਕੀਲਾ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਮਰਜੋਤ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਚਮਕੀਲਾ ਇਕੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਸੀਗੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਗਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਜੋਤ ਚਮਕੀਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੇਮਸ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਫੇਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਹੈ, ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਨੌ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਨੀ ਬੱਟੂ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਨੀ ਬੱਟੂ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਨੀ ਬੱਟੂ ਫਿਰਦਾ। ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਵੈਲੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲ ਕੱਢਣੇ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਪੱਟਣੇ, ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਲਾਲ ਟੱਕਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੱਕਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਹੋ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੱਕਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਮਾੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਸੁਰੀਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਉਹ पूरी इंडस्ट्री ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ दुख ਸੀਗਾ, ਅੱਜ तक ਉਹਦਾ रहस्य कोई सॉल्व नहीं कर सका। वाओ नीर, वाओ, मुझे सच्ची बताऊं लिटरली गूज़बम्प आ गया आपकी आवाज़ सुन के। क्या पिच में आप गाते हो, और वो भी चमकीला का गाना आपने जो गाया है, नो वर्ड्स। ठीक कहा ना प्रियंका? मैंने बिल्कुल सही, बहुत अच्छा गाते हो आप, सच में। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि वैसे सभी को पता है कि चमकीला बहुत अच्छा गाना गाते थे, लेजेंड भी थे, लेकिन कंट्रोवर्सी उनकी ये रहती थी कि वो अश्लील गाने गाते हैं।
आपको लगता है कि वो गाने अश्लील थे? ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਮਕੀਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਚਮਕੀਲਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਪੜਾ ਹੱਸਦਾ ਜੀ ਮੌਨ ਕਾਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਖੜਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੇ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਇਹ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮ ਦੇ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ, ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਐ, ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295, ਜੇ करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। ये बात तो फैक्ट है कि लोग सच्चाई सुनना भी नहीं चाहते और उसके मज़े भी लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाली बात तो आती है इन सब चीज़ों में ना, मतलब कि बोलना, उसको अश्लील भी बोलना है और सुनना भी है, मज़े भी लेने हैं सारे। 295 गाना मैनू नहीं लगता खराब गाना सी, उन्हें अपनी ज़िंदगी सच्चाई दसी सी, वो गाने करके उन्हें अपनी डेथ डेट भी दस गया। वो लेकिन किसी ने नहीं पता सी कि 295 29/5 ਨੂੰ एक्सपायर हो जाएगा। ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਪੰਚਰ ਹੋਈ ਘਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਪੰਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਲ ਖੇਡੀ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਰੀ ਗਿਆ ਨਿੱਕੇ ਪੈਰੀ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਿੱਕੇ ਪੈਰੇ ਵਾਪਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अगर ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਣਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। अच्छा नीर, तो एक बात बताओ कि जो छोटे सिद्धू अब कहते हैं जो दुनिया में आए हैं और वो पेरेंट्स इतने ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी सिद्धू की तरह ही शाइन करेंगे? कोई और नहीं है, वो सिद्धू ही आया, क्योंकि कहती माँ की दुआवां च फ़र्क रहता है और असर रहता है। तो माँ की दुआवां उन्हें सुन ली हैं, जो माँ की दुआएं होती हैं वो रब के सीधा कनेक्शन के पास होती हैं। कहते ना रब ने यार, रब की है वो माँ, कहते ना रब तो पहला माँ है। माँ है। और आजकल ये भी देखने को मिलता है 30+ के बाद महिलाओं को इतनी प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में, और इस उम्र में बेबी करना ये कोई ना कोई बड़ा चमत्कार है ना। वो सिद्धू आ गया है, ठीक है, तो वो माँ दी दुआवां का ही असर है, ठीक है, और रब ने सुनी है। सही कह रहे हो। सही बात है बिल्कुल कि ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ 29/5 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ कि भाई उन्होंने इन्हें टाइम निकलना है घर से और वो जहाँ पर जाएंगे उनकी गाड़ी का टायर पंचर होना, ठीक है, और उनके अपने गाने में उनकी डेथ का जिक्र होना, वो भी क्योंकि वो कहते ना जो इधरों उपरों तार जुड़े होंगे तो इधरों आवाज़ आती है तो लिखता बंदा, वो लिखता सी सिद्धू। उसने अपनी डेथ खुद ही बता दी थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि वो ऐसा होगा। और 29/5 उसकी डेथ डेट हुई, और सोचो कि 1 महीने बाद उसकी शादी थी, 30 जून की उसकी शादी थी। और उस समय जो देश का माहौल था, पंजाब इंडस्ट्री में जो माहौल था बहुत ख़राब था, क्योंकि एक माँ प्यो ने अपना बच्चा छोटे करके बहुत वड्डा किया, 28 साल का ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਨੂਸ ਘੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬਲੈਕ ਡੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੱਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਰੀ ਨਿੱਕੇ ਪੈਰੀ ਆ ਜਾ। देखो, और भेज भी दिया कुदरत ने वापस। खैर वो तो लेजेंड है और हमेशा रहेंगे
हमारे दिलों में, हमारे साथ, और उनको कोई नहीं भूल सकता। एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी नीरमै आपसे। आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो मुझे बहुत फ़नी भी लगती है, जिसमें जिनके बारे में चल रही है वो इतना आंसर नहीं दे रहे, उनके जो ऑडियंस है और जो उनके लवर्स है वो ज़्यादा बीच में लड़ते हैं। तो जैसे कि हनी सिंह और बादशाह की बात, तो एक्चुअली हुआ क्या था उनके बीच में जो इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है? उनकी कंट्रोवर्सी का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना मैंने भी यूट्यूब पे देखा और जितना मैं जानता हूँ इंडस्ट्री के बारे में, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है। कोई इस तरीके की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है हनी सिंह जी ने में और बादशाह भाई में। कोई ऐसी इकट्ठिਆਂ ने काम किया उन्हें सारिਆਂ ने, ठीक है। पंजाबी इंडस्ट्री इकट्ठे होके इन्हों का एक माफिया मंडीर होंदा सी पूरा, ठीक है। हुण जे देखो तुहाडी नहीं बनदी तो तुसीं अलग होंदे गए, ठीक है। मेरी किसी दे नाल नहीं बनेगी, मैनूं लगदा कि यार ये बंदा मेरे वो नहीं है या मैनूं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो मैं कट्टण चालू हो जाऊँगा। क्योंकि बिकॉज जिस इंडस्ट्री तुसीं काम कर रहे हो सब नूं तरक्की चाहिदी है, ठीक है। कदे हनी बाई ने ये नहीं कहा कि यार बादशाह तू मेरे नाल काम नहीं करेगा, ठीक है। या अल्फाज बाई नूं नहीं कहा कि बाई तू मेरे नाल काम नहीं करेगा, या जे स्टार नूं नहीं कहा। सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ गाने आए, ठीक है। जैजी भी भाजी नाल भी गाना आया, ठीक है। जिन्हें लैजेंड स्टार ने उन्होंने नाल भी गाना, मिक्का भाजी दे नाल भी गाना कढ़िया, ठीक है। तो वो ये थोड़ी ना कि हनी सिंह ने किसी को मना किया। हनी सिंह बाई तो अज भी काम करना चाहते हैं सारिਆਂ ਦੇ नाल। वो बंदा मैं नहीं समझदा वो बंदा गलत है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਨੀ ਬਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ, ਹਨੀ ਬਾਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਹਾ। उस बंदे ने 5 साल करके फिर कम बैक किया। अच्छा, मैं सॉरी बीच में आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। क्या ऐसा है कि मतलब वो झेल नहीं पाए अपनी तरक्की, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ सर पे चढ़ गई थी उनके? सर पे तो देखो जो फेम होता ना तो हल्का बहुत कहते हैं, जो फेम चढ़ता तो सारे दे सर चढ़ बोलता ही आ, ठीक है। ये नहीं कह सकते क्योंकि हम उनसे पर्सनली नहीं मिले, उनके मन में क्या चल रहा है वो अपने मन की वो खुद जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते हैं। ऑडियंस जेडी होती है, अब मेरी नीर पंजाबी में तो मेरे को प्यार करने वाली ऑडियंस अगर मेरे को कोई सिंगर कंट्रोवर्सी में ख़राब कर रहा है तो वो उसको ज़रूर बोले, क्योंकि वो जनता का प्यार है, वो जनता का प्यार है मेरे लिए कि वो मुझे सपोर्ट कर रही है। अगर मेरे पास कल को कोई मेरे पास गाड़ी आती है, मैं बंगला खरीद लेता हूँ या कुछ भी ऐसी कोई बड़ी चीज़ ले लेता हूँ तो मेरे ऑडियंस के थ्रू मैं खरीदूँगा ना। एक आर्टिस्ट नूं ऊपर पहुँचाने वाला ते थल्ले लाने वाले दो ही चीज़ां होंदियां ने, वो कौन होंदी है? ओहदी ऑडियंस। जे चंगी ऑडियंस मिल जाए तो स्टार बन जाना रात नूं, जे फिर मिल जाए दूजी ऑडियंस तो फिर वो थल्ले। तो मतलब क्या, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है, मतलब फेम आपको मिल गया, आप इतना राइज कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो ड्रग्स की तरफ धकेल देती है? बिल्कुल ड्रग्स की तरफ बंदा खुद जाता है, ठीक है। उन्होंने अपने वस नहीं होंदा वो चीज़ां। जो तुसीं वड्डी वड्डी पार्टियां 'च जांदे हो, देखते हो अज इंडस्ट्री की कितनी वड्डी वड्डी पार्टियां चल रही है। अगर तुहाडा मन हैगा, ठीक है, कोई किसी को ड्रग्स बारे लाउंदा नहीं कि तू ड्रग्स लैना, इंजैक्शन लेना है या कोई किसी तरीके दे दारू पीनी है या कुछ इदां दा, कोई ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन वो जो माहौल होता है ना, वो क्रिएटिंग माहौल, वो अगर उसमें अपने आप को वहीं स्टेबल रख रहा है तो वो तो आर्टिस्ट चल जाएगा। नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ, अगर किसने ड्रिंक वगैरह इस तरीके का कुछ पार्टीज़ में चालू किया तो 2 साल में उसकी ज़िंदगी खत्म है। वो जहाँ उसने 10 साल 15 साल जर्नी का काम करना, हर आर्टिस्ट के 10 या 15 साल ऐसे पीक लेवल के आते हैं जिसमें वो खूब पैसा कमाता है, खूब नाम कमाता है, खूब दौलत शोहरत सब कमा लेता है। वो इसलिए कमाता है क्योंकि उसने पीछे के 15 साल दे रखे होते हैं और आने वाले 15 साल उसको पता है कि मैंने करना क्या है, उसकी प्लानिंग्स रहती हैं। और वो आर्टिस्ट अगर यही दारू और ड्रग्स के नशे में हो जाएगा तो वो तो उसका कैरियर ख़राब है ना। तो क्या कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है ऑडियंस का? ऑडियंस का प्रेशर कभी नहीं रहता। हाँ, ऑडियंस का प्रेशर इतना रहता है कि पाजी नया गाना कब आया, कि पाजी तुसी नवा गाना, क्योंकि आज देख लो हर एक 10 सेकंड में एक गाना रिलीज़ हो रहा है। पूरे इंडिया में लगा लो, इंडस्ट्री में लगा लो, बॉलीवुड में भी लगा लो, हर 10 सेकंड में एक गाना बन के तैयार हो रहा है। और वो गाना तैयार होने के बाद उसको 3, 4, 5 दिन सुनती है, व्यूज़ आ जाते हैं, उसके बाद पब्लिक फिर वही पब्लिक कहती है भाजी एक गाना यार तुसी जिहड़ा आपां कड्ढिया वो तो सुनो, उन्होंने तो सपोर्ट करो। क्योंकि एक बंदे दे 10-15 लाख रुपए गाने ते लगदे आ, ठीक है। पूरा क्रू मैंबर काम करदा है उहदे ते, ठीक है। सारे बंदे होंदे, लाइटिंग वाले, कैमरा वाले हो गए, स्पॉट बॉय हो गया, ठीक है। जिहड़ी वैनिटी वैन लगदी है, प्रोड्यूसर डायरैक्टर पैसा लाउंदा है, ठीक है। वो चाहुंदा है वो तो तुहानूं फिर दे देगा,
एक गाना फिर कट के दे दूंगा, लेकिन मेन ही ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਉਹ 95 ਦੀ ਐਲਬਮ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਡੀजे ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਵਾ। लेकिन ऐसे गाने आजकल क्यों नहीं आते? आजकल गाने आते हैं, लोग सुनते हैं, चढ़ते भी हैं, हाइप भी होती है, लेकिन फिर सब भूल जाते हैं। आजकल जो लिखावट है ना वो खराब हो गई है। मेन मैं आज चीज़ की लिखावट को मानता हूँ, और आजकल का यूथ जो है ना वो अपना पिछोकड़ बोलता जाता है। जितना सुकून आपको रफ़ीक जी के गानों में मिलता था, ठीक है, लता जी के गानों में मिलता था, क्या आज के वो सॉन्ग्स अगर वही गाने कोई और गाएगा आपको मिलेगा? उसका मेन रीज़न ये है कि वो प्रॉपर क्लासिकल ट्रेंड हैं, सीखे हुए हैं, उनकी जो वॉइस है उसमें मिठास है, वो दिल से गाने वाले आर्टिस्ट हैं, उन्होंने सीखा बहुत है, उन्होंने एक एक चीज़ पे वर्क किया है। आज तो वही है, ऑटो ट्यून के लो भैया। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जनरेशन का भी गैप है, जनरेशन इंस्टेंट चीज़ें चाहिए, फास्ट हो गई है, फास्ट हो गई है, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है पहले के मुकाबले। आए सुनो लगाओ फटाफट नेक्स्ट चेंज करो। ठीक है, जो आजकल का माइंड सेटअप है वो बहुत अलग हो गया, तो लोगों को अपना माइंड सेटअप अलग नहीं करना चाहिए। आप नए को भी लेके चलो और पुराने को लेके चलो। आज अमरजीत सिंह चमकीला जी के गाने फिर से आ गए, हर एक गाड़ी में गाना बज रहा है, क्योंकि दिलजीत भाई ने उनका कास्टिंग करा है उस पिक्चर में। जो रोल कास्ट है वो दिलजीत भाई का है, और प्रीति चोपड़ा जी हैं, वो अमरजोत जी का उन्होंने रोल किया, और वो बखूबा उस तरीके में निभाया गया है जिस तरीके से वो गाते थे। एक्चुअल अमेजिंग वर्क, बहुत ही अच्छा काम है वहाँ मूवी दिलजीत और देख के भी पंडित। तो ये एक्चुअल आर्टिस्ट ये होते हैं। दिलजीत भाई एक टाइम एंकरिंग करते थे, उस बंदे ने बोला कि यार मैं ये करूँगा, करा, और लोगों ने क्या बोला, तू ये नहीं कर सकता। तो भाई ने अपने शो में भी बताया था ये। भाई की बात क्या थी, भाई ये कह रहे थे, कहते हैं तू एंकरिंग तो वध कुछ नहीं कर सकता। उन्हें की क्या, मैं सिंगर बनूंगा। फिर क्या, तू सिंगर तो वध नहीं बन सकता, इंडस्ट्री 'ਚ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। कैरी ऑन जट्टा वगैरह सारी बहुत सारी उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मूवियां ਬਣੀਆਂ, ठीक है। और आज बॉलीवुड में भी इतना नाम कर रहे हैं, वो बॉलीवुड मूवीज भी बहुत सारी कर रही हैं, ठीक है। उन्होंने भगत सिंह का रोल प्ले किया, ठीक है। और अब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया। गुड न्यूज़ आई थी उनकी मूवी अक्षय बाजी के साथ। तो कहते ना, बोलने वाले को बोलने दो, आपने जो करना है और रब ने जो लिखा है वो पूरा होगा। कहीं ना कहीं माइंडसेट भी बहुत वेरी करता है। आपका माइंडसेट कैसा है, कि आप करना क्या चाहते हो? कहते मेरा हैं कि एक पर्सनल सजेशंस है सारी ऑडियंस से कि आप जो कुछ करना चाहते हो करो, किसी की बातों में मत आओ। आपका दिल जो चाहता है वो करो, बाकी वो ऊपर वाला बैठा, आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ कि आपका जैसा माइंडसेट होता है ना, आप वैसे ही बन जाते हो, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। आप सब कुछ पॉसिबल कर सकते हो, बस आपका माइंडसेट राइट होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जीनत जी, पॉजिटिव सोचोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और नेगेटिव सोचोगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले जाओगे, फिर कभी पॉजिटिव में नहीं आ सकते। इसीलिए क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, जो आपके साथ नेगेटिव कर रहा है उसको बाहर जाने दो। हमने 2 कान दिए ना, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। बिल्कुल बिल्कुल। माइंड सेट यही करना कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। 2 कान भगवान ने दे रखे हैं, अच्छा शरीर दे रखा है, बॉडी दे रखी है, बढ़िया आपको हर चीज़ दे रखी है। तो हमेशा अपने ऊपर वर्क करो और अपने से जितना बेस्ट दे सकते हो वो दो, बाकी उसने जो किस्मत में लिखा है वो आपको देगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछूं आपसे, कभी प्यार व्यार नहीं हुआ आपको? आज ये खोल दो बात। ये बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया तुसी। तो अब तक हमने जाना है कि नीर की जर्नी कैसे थी, और हमें बहुत मज़ा आया बहुत सारी बातें करके, लेकिन थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ प्रियंका आपके बारे में भी। और तो शैल वी स्टार्ट? यस। अच्छा, एक बात बताओ प्रियंका, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो झारखंड से दिल्ली में आके कुछ ना कुछ तो यहाँ की भी कोई कहानी होगी। बहुत बड़ी कहानी है जो मैं इतने लॉन्ग इसमें शॉर्ट वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, बट शॉर्टकट में बताती हूँ। एक्चुअली मेरे भाई को प्रॉब्लम हुई थी पैर में, अच्छा। तो उस वजह से इलाज के लिए मम्मी दिल्ली आई थी।
तो मैं भी मम्मी के साथ दिल्ली आई थी भाई को देखने के लिए। तो बस इसी बीच मेरे को हिंदुस्तान लीवर से एज अ ब्यूटी एडवर्टाइज़र का जॉब मिल गया। तो मैंने एक झारखंड की लड़की और एक छोटे शहर की और इतने बड़े पोस्ट पे और इतनी अच्छी सैलरी पे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फिर घर वालों ने कहा यार मेरे पूरे ख़ानदान में इतनी अच्छी सैलरी किसी की नहीं है, और अभी लड़की ने बस स्टार्ट की है, पढ़ाई ख़त्म भी नहीं हुई है और करियर की स्टार्टिंग भी नहीं हुई, इतनी अच्छी जॉब मिल रही है तो क्यों छोड़ना है। तो बस वो जॉब को मैंने कंटिन्यू किया और यहीं पे दिल्ली में सेटल्ड हो गई। तो कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे, मतलब उधर कुछ नहीं बहुत सारे झारखंड से दिल्ली में आए तो कुछ क्या सबसे challenges? बड़ी प्रॉब्लम तो जो आई थी वो लैंग्वेज की थी, क्योंकि झारखंड की लैंग्वेज और दिल्ली की लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है। और आज मैं दिल्ली में बहुत टाइम हो गया, दिल्ली के लोग मेरे सारे अपने हैं, तो मैं यहाँ के लिए कुछ बुरा नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। बट जब मैं स्टार्टिंग में आई थी यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें फेसेस करने पड़ते थे कि यार ये कैसे बोल रही है, यार ये बिहारन है, यार इसकी लैंग्वेज देखो, यार स्टेट मांग करती है। स्टेट मांग मतलब हमारे में स्टेट करते हैं हेयर को ना, तो इस वे में सारे बोलते थे कि आप स्टेट मांग करते हो, ये कैसे बोलती है, मतलब पीछे से मुझे ऐसा लगता था कि मजाक उड़ाया जा रहा है मेरा। तो वो बहुत बुरा लगता था। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया दिल्ली में ना, जॉब तो कंटिन्यू किया, साथ साथ सबसे पहले मैंने अपनी लैंग्वेज को दिल्ली वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। वाओ। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरा यही था लाइफ का, जो लैंग्वेज को बिल्कुल अपने झारखंड की लैंग्वेज, एक भोजपुरी लैंग्वेज को बिल्कुल दिल्ली वाली लैंग्वेज को लेके आना, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज बोल लो मेरी लाइफ में। मतलब पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने completely। हाँ जी, और बहुत ही जल्द मुझे लगता है 1-2 महीने में ही मैं बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। वो ये कह लो मेरे लिए स्ट्रगल था बहुत बड़ा। बट जैसे कि मैडम ने बताया वो झारखंड से हैं और लैंग्वेज में काफ़ी प्रॉब्लम आई मैम को, तो मुझे ये बात नहीं मुझे मेरी लैंग्वेज से बहुत प्यार था, बट यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होती थी, कहते थे बिहारन, इस टाइप की बातें मेरे को सुनने को मिलता था। यहाँ के लोग और दुबई तक के लोग बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो सुना होगा ना, लगाई लो लिपस्टिक, तो वो मैडम के ऊपर बहुत सूट करता है। तो 2 लाइनें मैडम के लिए हो जाए। बिल्कुल। हो लगाई ले तू हो लिपस्टिक, ही ले यारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, कमरिया आहा कमरिया ओहो कमरिया, जोरेला पालप हो लॉलीपॉप लागेलू। बहुत बढ़िया। तो ये मैडम के ऊपर बहुत अच्छा, और बहुत प्यार करते हैं दिल्ली के लोग भी, बिहार के लोगों को भी, और दुबई के लोग भी प्यार करते हैं, क्योंकि ये हाँ जी, गाना हेटर्स दुबई के बहुत डिस्क में कम भी रहे चलता है। हैं, ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत प्यार भी यहाँ पे बहुत प्यार मिला और आज तक मुझे बहुत प्यार मिलता है। बट कुछ लोग ऐसे थे जो जेलस भी होते थे कि यार झारखंड की लड़की इतनी आगे कैसे बढ़ गई, है ना, मेरी सीनियर कैसे बन गई, मैं दिल्ली में इतने टाइम से जिस काम पे हूँ और मैं आगे नहीं, हाँ स्ट्रगल करके नहीं कर पाई, और एक झारखंड की नई लड़की आए हुए इतने ऊपर पोस्ट में कैसे चलेगी। तो एक जेलसी भावना भी है, क्योंकि दिल्ली से मुझे बहुत प्यार मिला। आज दिल्ली में इतना नाम है, फेम है, लोग इतना प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतने सारे इनवाइट आते हैं, इतने सारे फ्रेंड सर्कल हैं, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ कमाया है। तो दिल्ली वाले बहुत अच्छे हैं। बट स्टार्टिंग में मुझे कुछ हेटर्स थे जिन्होंने मुझे हेट दिया, तो उस टाइम में मैं डरती थी, मुझे लगता था वापस चली जाऊँ। बट बाद में मैंने सोचा नहीं, डर के क्यों भागना है, डर के भागना ही नहीं है, आगे बढ़ना है, और इन चीज़ों को फेस किया और आज यहाँ पे हूँ। और जैसे कि प्रियंका जी ने बताया कि वो झारखंड से हैं और लैंग्वेज में जो भी प्रॉब्लम आया, बट बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो कि भोजपुरी आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मनोज तिवारी जी, नूरा जी, ठीक है, और भी जैसे अक्षरा सिंह जी, वो भी जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, वो भी दिल्ली में आके उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा उनको सपोर्ट मिला। और मैं ये चाहता हूँ सारी ऑडियंस से कि आप प्रियंका जी को भी बहुत प्यार दें, बहुत सपोर्ट दें, और अपना प्यार हमेशा ही इनके साथ। दिल्ली दिल वालों की है, वो तो सबको सपोर्ट कर। बिल्कुल, और सच में मुझे दिल्ली वालों से बहुत प्यार मिला और आज भी सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं दिल्ली में। अच्छा, एक चीज़ पूछूं आपसे। हाँ जी, अब तो मैं ये बोल ही नहीं सकती कि मैं दिल्ली की नहीं हूँ। मैं जब आई थी तो मैं 15-16 साल की थी, तो पूरी मैंने मतलब कह लो बचपना ही बस मैंने झारखंड में बिताया है, बाकी पूरा टाइम मैं दिल्ली में रही हूँ, तो आज मैं दिल्ली वाली ही हूँ। बट हाँ, जो जन्मभूमि है वो जन्मभूमि है, और ये मेरी कर्म भूमि है, तो मुझे सब दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार मुझे दिल्ली से है। तो फिर हम ये कह सकते हैं, तू नहीं नचदी दिल्ली वाली, नचदी दरवेश बोर्ड चलो ठीक है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी आपसे। जैसे आपने ये सोशल वर्क का काम शुरू किया, तो ट्रोलिंग भी हुई है कभी ऐसे कि ये वीडियो जो बना रही है जान के बना रही है, इसको अपना दिखाने के लिए सब दिखावा है,
ऐसा ये देखो वही करते हैं जो जेलस फील करते हैं। उनको ये लगता है कि यार ये इतने व्यूज़ कैसे जा रहे हैं, इतने फॉलोअर कैसे बढ़ रहे हैं, इतना आगे कैसे बढ़ रही है। तो ये उनका काम है जो हेट फैला रहे हैं, तो ये उन लोगों का काम है। नहीं तो प्यार करने वाले इतने हैं, आप मेरी वीडियोज़ के कमेंट्स में जाओ, अगर 2 मुझे हेट करते हैं ना, तो मुझे 99% लोग प्यार करते हैं। इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। और मुझे तो ये लगता है जो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं सबको नहीं अपनी जैसा बना सकती हूँ, लेकिन उसमें से 2 लोग भी अगर मेरे जैसा बन के किसी की हेल्प करेंगे ना, तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो पाएगी। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या ट्रोल कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुनिया क्या सोचेगी ये भी हम ही सोचेंगे, तो दुनिया क्या सोचेगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या डायलॉग मारा है बाय गॉड। लेकिन इनकी बातें मुझे इतनी अच्छी लगी कि हाँ, अगर आप आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हो, चाहे वो कितना भी ट्रॉल करते हो, ठीक है, 100 लोग देखेंगे, उसमें से 10 बोलेंगे, कोई तो कन्वर्ट होगा, कोई तो आगे बढ़ेगा, कोई तो आपको कॉपी करेगा, इस बहाने किसी का भला भी होगा। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। अच्छा, प्यार की कुछ बातें हो रही थी, तो नीर मुझे आपसे ये पूछना है, आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? अब प्यार होया सी बहुत चिर पहले, बहुत टाइम हो गया मेरे को प्यार करे को। और ज़िंदगी जो है ना आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, तो उस प्यार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। दर्द दिख रहा है मुझे आपकी बातों में, मैं जानना चाहती हूँ प्लीज़। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ने जहाँ जोड़ी बनाई होती है तो वहीं मिलती है। बिल्कुल तो सही। जिद में जाके आप अपनी ज़िंदगी भी मत ख़राब करें और सामने वाले की भी ना करें। क्या होता है कि वो जहाँ खुश है उसे खुश रहने दें। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, लेकिन वो खुश रहे, मैं ये चाहना। और लाइफ में टीवी ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਰਹਿ। चलो, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और मैं तो वेरी हैप्पी जीनत, मैं बहुत खुश हूँ आज। ठीक है, मुझे भगवान सब दे रहा है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, उसकी दुआएं हैं और उसकी दुआओं के द्वारा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कहते ना बच्चे ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ ਤੇ मैं ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ऑडियंस का प्यार मिल रहा है और हमारे जिनके थ्रू मैं आज आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ, मिस्टर फैज़ कुरैशी जी, मैं वो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं और हम काफ़ी बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई की तरह हम काम करते हैं और आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मैं उनके साथ करने जा रहा हूँ। तो आप सभी का प्यार चाहिए और आप सभी का भी प्यार चाहिए हमें। हाँ, सबको, हमें सबको चाहिए, बहुत सारा, ढेर सारा। अच्छा प्रियंका, एक बात बताओ, जैसे सोशल वर्क तो हो गया, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या? कभी आपने सोचा है कि आपको पॉलिटिकली अगर अप्रोच मिले तो आप बनना चाहोगे, मतलब जाना चाहोगे पॉलिटिक्स में? और अगर जाओ तो क्या सबसे पहले चाहते हो करना? पॉलिटिक्स से मेरे को बहुत सारे ऑफ़र आ रहे हैं और अच्छा, हाँ जी, बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई हैं। बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसी पार्टी में जाऊँ जिसके थ्रू मैं लोगों की, अभी जो मैं इस लेवल पे आके हेल्प कर रही हूँ, तो मैं इस लेवल पे जाके हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि अभी जो भी मैं लोगों की मदद करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, तो वो मैं अपने पैसों से करती हूँ। अपने यूट्यूब, अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, इसके पैसों से करती हूँ। मतलब जितना भी मैं कमाती हूँ 50% से ऊपर मैं सारा डोनेट कर देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बड़ा करूँ लाइफ में और ऐसी पार्टी को ज्वाइन करूँ जो सच में लोगों के बारे में सोचते हों और जिनके थ्रू मैं बड़े लेवल पे जाके लोगों की हेल्प कर सकूँ। अच्छा सोचो कि अगर आप बन जाते हो पॉलिटिकली, किसी पोस्ट पे मिल जाते हो, तो आप क्या करना चाहोगे? कोई एक काम कि मैं ये सबसे पहले करूँगी। एक काम नहीं, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। सबसे पहले तो एजुकेशन में जाऊंगी, क्योंकि आज भी हमारे झारखंड के और बहुत सारे से छोटे गांव हैं जिनकी लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं। ठीक है ना, सीधे उनकी शादी करा दी जाती है बहुत कम उम्र में, और कम उम्र में शादी करने की वजह से जल्दी माँ बन जाती हैं, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, फिर उनके हस्बैंड उनको कुछ भी प्रॉब्लम करते हैं, वो बेचारी वो चीज़ें सहती हैं। तो मेरे को बहुत सारे, मेरे इंस्टा पे नंबर डला हुआ है, तो बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं, मैम मेरी हेल्प कीजिए, मेरी को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हस्बैंड ये कर रहे हैं, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। तो मुझे वो देख के बहुत ज़्यादा रोना आता है कि यार मैं काश कुछ कर पाती इनके लिए। तो अगर जब भी मैं कुछ अच्छे लेवल पे जाऊँगी और अच्छा कुछ बनूँगी,
तो मैं बड़े लेवल पे सबसे पहले एजुकेशन और बड़े लेवलों में शादियाँ, मतलब जिनको भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बस में जो चीज़ हो तो मैं वो पूरा करूँगी। बहुत ही अच्छी थॉट है और मैं तो प्रे करूंगी कि आप जल्दी से उस मुकाम पे पहुंचें और thank you जो so much. लड़कियां और जो औरतें या फिर जो भी नीडी है उसकी आप हेल्प करें। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा टची टॉपिक है, तो आप अपने पापा को मिस करते हो? बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी? बहुत ज़्यादा याद आती है। कौन सी एज में? मैं छोटा ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆਲਵੇਜ਼। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, कोई चीज़ की कमी नहीं छड़ी। लेकिन मैं डैड ਨੂੰ बहुत मिस करता ऑलवेज। मैं चाहता सी कि हर बच्चे ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ कि ये ज़िंदगी का चाह सीगा। कोई नहीं, वो ऊपर से भी देख रहे होंगे ना तो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे। कल्याण ने बहुत टाइम गुजारा ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ बस वही मेरे नाल है, ये मेरी बात है। मैं समझ सकती हूँ कि एक सिंगल मदर होके उन्होंने बेटे को पालना और सारी चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और वो भी एक पंजाब छोटा ही एरिया, किसी पिंड से आप बिलोंग करते होंगे ज़रूर, और वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और उसमें भी बच्चे को अपना आगे निकालना, सपोर्ट करना बिना हस्बैंड के बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਮ ਮੇਰੀ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਵਰਲਡ ਘੁਮਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ उस टाइम नहीं पूरी हो सकियाँ वो मैं पूरियाँ करा। तो नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम आपके न्यू सॉन्ग्स का भी वेट करें, और आपको, मेरे को पता है आप अपनी फैमिली को और अच्छे से प्राउड कराओगे और हर जगह नाम सिर्फ नीर नीर का होगा, नीर नीर नीर। यही परमात्मा तो साड़ी मेरी भी दुआ है कि मैं मेरी माँ की दुआवां में यही कहती हैं कि बस ओदियां दुआवां करके आगे जाना। माहौल बहुत ही इमोशनल हो गया है, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। प्रियंका, हाँ जी, ये बताओ आपको दिल्ली का माहौल कैसा लगा? जब मैं झारखंड से दिल्ली आई थी तो मेरे लिए तो ऐसा था कि जैसे एक बंदे को एकदम से कहीं किसी गुफा से निकाल के खुले समुद्र के बीच में छोड़ दिया जाए। क्योंकि हमारे झारखंड में ऐसा होता है कि हम बालकनी में भी खड़े नहीं होने देते लड़कियों को। मेरे घर में बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था, मेरे पूरी फैमिली की, नहीं बालकनी में नहीं जाना है, बड़े हो गए हो अब अंदर रहना है, बाहर जा रहे हो जीन्स नहीं पहनना है, सूट पहनना है। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे जब मैं आई तो स्टार्टिंग में मैं वैसे ही रहती थी, बट मेरी मम्मी पापा ने यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अपनी सोच बदली, और सोच बदलने के बाद मुझे पूरा छूट दिया। आज मेरी मम्मी खुद कहती है ये क्या पहना हुआ है, ऐसे कपड़े पहनना। तो बड़े शहर में जब मैं आई तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ मेरे पेरेंट्स के सोच पे। सर्कल भी बना है यहाँ पर? सर्कल बहुत है यहाँ पे। किटी पार्टी का सर्कल है आपका? हाँ जी, किटी पार्टी का सर्कल है, मैंने करा था ज्वाइन, बट मुझे लगा बस ये हवाबाजी होती है गर्ल्स की, कोई इसमें प्रॉफिट नहीं है। जस्ट मेकअप करो, ड्रेसअप करो और वीडियोस बनाओ, रील बनाओ और बस इंस्टाग्राम पे डालो। अच्छा, शो ऑफ था ये, और इसमें कुछ भी नहीं था। तो बस स्टार्टिंग में मैं आई थी तो मैं खुद झूठ क्यों बोलूँ, मैं स्टार्ट किया था किटी। तो थोड़े टाइम बाद मुझे इसकी हकीकत पता चली तो बस मैं वहाँ से निकल गई। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना अब क्योंकि मुझे दिखावे वाली ज़िंदगी जीना स्टार्टिंग से पसंद नहीं है। जो मैं हूँ वो मैं रियल हूँ। ऐसे क्या दिखावे वाला लगता है आपको उनमें? दिखावा बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। करते क्या, ऐसे क्या चीज़ क्या करते हैं आप? मैंने, चलो मैं इस बात पे बोलती हूँ, ये थोड़ा डीप हो जाएगा बट बताती हूँ। मैंने अपनी खुद फ्रेंड सर्कल में देखा है, रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है ना, बट उनके पास गाड़ी 15 लाख की 20 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हैं,
और ये चीज़ हमारे जो झारखंड में है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति पड़ी है, बट साइकिल में घूम रहे हैं, स्कूटी पे घूम रहे हैं, बाइक पे घूम रहे हैं, डाउन टू अर्थ। हाँ, तो वहाँ पे दिखावे वाली कुछ है ही नहीं। नॉर्मल लाइफ जीना है, कोई क्लबिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, घर पे खाना जो बन रहा है वो खाना है, वीकेंड्स पे एक बार बाहर जाना है मूवी देखने। पर यहाँ पे टोटली दिखावा, मतलब सबके लिए नहीं बोल रही, बट कुछ लोग ऐसा हैं जो सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए ये सब दिखावा करते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, आपको लगता है कि ये लोग मोनोपोली भी करते हैं? जी बिल्कुल, सबके ग्रुप्स बटे हुए हैं और ग्रुप्स में ही आपस में लोगों को बुलाते हैं और ये सारी ग्रुपिंग होती है। अच्छा, हाँ जी, तो ऐसा भी होता है कि मतलब आपसे अगर मन नहीं है तो आपको आउट कर देते हैं? हाँ बिल्कुल। और मैं तो इस चीज़ों से पहले रेगुलर थी, बट इन चीज़ों से मैं खुद निकल चुकी हूँ, क्योंकि एक तो पहली बात तो टाइम नहीं है, और दूसरी बात कि मैंने ये देख ली सबको कि क्या सर्कल है, क्या चलता है, तो मतलब फालतू का टाइम वेस्ट है। नहीं तो मतलब, लेकिन इनको बोलते तो ये हैं कि पेस्ट्री सेलिब्रिटीज़ हैं इनका। ये असली पेस्ट्री थोड़ी है, ये सब दिखावा है, सब शो ऑफ है। सही बात है, मतलब दिखावे की ज़िंदगी रह गई है आजकल। आप जितने भी देख लो, लोग दिखाते कुछ है, होते कुछ है, सोशल बोलते मीडिया कुछ कुछ है और एक्चुअल में कुछ है। एक्चुअल में कुछ है, राइट। जीनत जी, इसमें पता है क्या होता है कि कहते हैं ना, सर के ऊपर छत होना हो, जेब में आईफोन लेके जाना है, हाँ है ना। तो पहले अपने घर की छत कर लो प्रॉपर, उसके बाद आईफोन खरीदना। तो आईफोन ये चीज़ लोग समझते ही नहीं है, समझते नहीं है। खाली दिखावे के पीछे ना अपना सारा खत्म कर देना मनी, और उसको टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं। वो जो टाइम तुम वहाँ लगा रहे हो, कुछ अपने बारे में लगाओ, अपने लिए लगाओ, तो तुम यहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पे गॉसिप होना, उनकी बातें, उसकी बातें, उसने ये किया, उसने ये किया, यही सारा चीज़ चलता है। तो मैं इन चीज़ों से भी थोड़ा आउट ही हो गई हूँ। मैं कहा ठीक है। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं ना, तो कंट्रोवर्सी चलती है और जेलसी ज़्यादा रहती है। सपोर्टिंग नहीं, हमारे फील्ड में थोड़ा ज़्यादा है। सपोर्टिंग नहीं रहता। अगर एक अच्छा आर्टिस्ट है, आप उसको सपोर्ट करो, ठीक है, और नहीं भी है तो भी उसको अच्छा आर्टिस्ट बनाने की कोशिश करो कि वो अच्छा बने। अगर इस सर्कल में कोई अच्छा कर रहा है ना, तो इन्हीं ग्रुप वाले आपको ऐसे बोलेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, बातें करेंगे कि यार ये ऐसा, ये इसलिए कर रहा होगा, ये उसलिए कर रहा होगा, मतलब वो खुद ही आपको नीचे गिराएंगे, डिग्रेड करेंगे। हाँ, और बातें फैलाएंगे मार्केट में। तो ये काम है, और इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। और क्योंकि जीनत जी क्या कहते हैं कि जैसे अब मैं प्रियंका जी को जानता हूँ और प्रियंका जी मुझे जानती हैं और मैं जीनत को जानता हूँ, तो जीनत और प्रियंका को और नीर को पता होगा कि हम कैसे हैं। लेकिन तीसरा बंदा अगर आपके आके बोल रहा है कि नीर ऐसा है, तो वो आपके लिए भी गलत है। सुनना और बोलना उसके लिए ठीक रहता है, क्योंकि वो तो अपना काम कर गया जो उसने करना है, वो तो घुमा गया। लेकिन लड़ाई किसने होगी? आप मेरे में। हाँ, फूट डालते हैं बेसिकली, फूट डालते हैं, जो हमें जानते भी नहीं है वो हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। तो मेरे साथ बैठे कितना हो, तो मेरे साथ रहे कितना हो, है ना। 1 घंटे भी मुश्किल से हमारे साथ बैठे नहीं हो और तुम हमारे बारे में पूरी हिस्ट्री जानते हो। देखो, किटी का ऐसा सिस्टम हो गया है यहाँ पे, कुछ लोग तो किटी में बहुत अच्छे हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरे किटी का माहौल ख़राब कर देते हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनको भी ख़राब कर देते हैं। तो हमारे लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। और हमारे जाते ही वहाँ से, मतलब किटी से जैसे लीव होती हो, वहाँ जाते ही हमारी गॉसिप स्टार्ट हो जाती है, और जो अच्छे लोग भी हैं वो भी उन चीज़ों में शामिल हो जाते हैं। तो ये बड़ा फंडा है इन चीज़ों का। तो मैं इस चीज़ों से आउट ही हो गई हूँ कि अब इन चक्करों में नहीं पड़ना है। अच्छा प्रियंका, मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप जो ये कोलैबोरेशन से और सोशल मीडिया से कितनी अर्निंग कर रहे हैं, और अगर वो लोग करना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए? अर्निंग तो मैं नहीं बताऊंगी, नज़र लग जाती है, बट हाँ अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सबसे, और कोलैबोरेशंस भी बहुत आते हैं, तो अच्छा इनकम हो जाता है। और बाकी रही ऑडियंस की बात की, अगर वो इस काम में आते हैं, और जैसे कि आज दिखावा चल रहा है, आप देखते हो मैं यूट्यूब बना रहा हूँ और मैं गाड़ी लेके आ गया, तो कई गाड़ी वाले आपको प्रमोट के लिए गाड़ी दे रहे हैं कि इसको प्रमोट करो। तो ऑडियंस को लगता है यार ये इतने कम टाइम में गाड़ी लेके आ गया, तो मैं भी ये काम करूँगा तो मैं भी गाड़ी खरीद सकता हूँ। देखो, जिसके पास टैलेंट है तो वो सच में आगे जा सकता है, बट जिनके पास टैलेंट नहीं है, वो किसी और फील्ड में टैलेंट है, तो वहाँ पे आजमाए। कुछ भी नहीं, आधा तो फेक है यहाँ पे, ये दिखावे मतलब कहीं ना कहीं तो गुमराह कर रहे हैं ना। बिल्कुल हो रही है ना हमारी ऑडियंस भी, और जो यूथ है वो उनको देख के बिगड़ रही है ना कहीं ना कहीं। तो हाँ जी, सबको लगता है कि यूट्यूबर हैं, रील बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनकम है। हाँ, इनकम है, नो डाउट इनकम है, बट सब नहीं कर पाएंगे, सब नहीं कर पा रहे। जिनके अंदर खुद में टैलेंट है, सच में टैलेंट है, जिनका कंटेंट चल रहा है, उनका तो ठीक है। बाकी जिनका चल रहा है वो भी कई चीज़ें, जैसे मैं खुद ही हूँ तो मैं कई चीज़ों की प्रमोट करती हूँ, तो ब्रांड आपको ये नहीं बोलता कि आप उनको ये बोलो कि मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ।
वो ये कहेंगे कि ये मैं यूज़ करती हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैंने आज गाड़ी लिया, मैंने ये आज किया वो किया। तो ये कई चीज़ें ऐसा होता है कि हम ब्रांड को प्रमोट करते हैं और ऑडियंस सोचती है कि नहीं यार ये यहाँ से लेके आ रहे हैं, ये देखो ये कमा रहे हैं, ये देखो ये कपड़े पहन रहे हैं, ये देखो यहाँ घूम रहे हैं। तो जैसे कि मेरे को कई बार 5 स्टार के होटल्स के कोलैबोरेशन आते हैं, मैं वहाँ भी करती हूँ, तो लोगों को लगता है यार इतना कमा रहे हैं, 5 स्टार में रोज़ घूम रहे हैं। तो ये लोगों को ना थोड़ा सा जो पब्लिक है तो उनकी माइंड सेट नहीं, उनको ये लगता है जो दिख रहा है वो सोचते हैं कि वो रियल है। तो यहाँ से निकलना होगा, उनको देखना होगा कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं किस चीज़ में आगे बढ़ सकता हूँ, अपना टाइम वेस्ट ना करें। और जिनको लगता है कि मैं सच में टैलेंटेड हूँ, मैं इस चीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ और मेरा कंटेंट वायरल हो रहा है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम है ये। तो मतलब फुल टाइम करना चाहिए उनको ये? नहीं देखो, मैं खुद ही बताऊँगी, मैं खुद भी ये फुल टाइम नहीं करती हूँ, बट जितना भी टाइम मिलता है मैं करती हूँ और अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ आज, क्योंकि मेरे कंटेंट लोगों को पसंद आता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोलैबोरेशन के लिए आपके पास प्रोडक्ट आते हैं, सच में आप यूज़ करते हो? हाँ, कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मैं सच में यूज़ करती हूँ। और मेरे आप इंस्टा कहीं पे भी देख सकते हो, मैं किसी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करती। मैंने साफ बना कर देती हूँ कि नहीं करना, चाहे वो जितना मर्जी अमाउंट दे। कई तो लालच देते हैं, मैम इतने ले लो आप कर दो, तो मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को कभी भी प्रमोट नहीं करती। बाकी आजकल है कि कोई 5,000 भी दे रहा है ना, तो उसके लिए कोई भी लड़की वो प्रोडक्ट उठा के डाल देती हैं, तो मैं वो नहीं करती। मतलब आप उसको पहले टेस्टिंग करते हो प्रॉपर्ली और तभी अपनी हाँ ऑडियंस जी, को बताते टेस्ट करने से पहले ही पता चल जाता है, प्रोडक्ट को देख के पता चल जाता है कि अब क्या है प्रोडक्ट, तो वो साफ वहीं पे मना हो जाता है। हो। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और प्रियंका, सबकी जर्नी में कोई ना कोई एक सपोर्ट पिलर रहता है, तो आपकी सक्सेसफुल लाइफ में मतलब करियर में कौन रहा वो पिलर? देखो, ज़्यादातर लड़कियों के लिए या तो शादी से पहले उसके पेरेंट्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, तभी वो आगे जा पाती है, और शादी के बाद उनका हस्बैंड होता है। तो यस, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से ही, हर चीज़ आगे से आगे बढ़कर कि हाँ ये करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। घर वाले मना करते थे, नहीं यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, बट उसने आगे से आगे मेरा साथ दिया है। तो बस उन्हीं का नाम लेना चाहूँगी, उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक आई हूँ। अच्छा नीर, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस भी है, बहुत यंग ऑडियंस भी है, कुछ नए अपकमिंग सिंगर्स भी हैं, तो आपकी इंडस्ट्री में ना जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं, नए सिंगर या नए बच्चे कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर ना कनेक्टिविटी या चैनल नहीं मिल पाता, या तो कोई ना कोई बीच में होता है जो उनको गुमराह कर देता है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो इसका राइट चैनल होता क्या है वैसे प्रॉपर? जैसे कि आपने पूछा, जो न्यू कमर्स अभी आ रहे हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने प्रॉपर सीखा हुआ है तो वो अपनी वीडियोस को एज ए हारमोनियम अगर प्ले करते हैं या कोई भी साज उनको अच्छी तरीके से आता है, तो उस जो भी कोई गाना एक उठा लो आप, ठीक है, उसको आप उसका एक छोटा सा वीडियो डालो 2-3 मिनट का, और अपना एक इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का चैनल बनाओ। आप उसके माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं, और आप अपनी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, जो भी आप गाते हो, जो भी जिस तरह जो भी आप में टैलेंट है, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है, वहाँ पर आप सेल्फ मेड वर्क कर सकते हैं, अपना सेल्फ मेड वर्क कर सकते हैं, और म्यूज़िक को जो भी आपने सीखा है, जितना भी सीखा है, जितना आपको अच्छे से आता है, आप उसको अपना प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। बाकी लोगों का एक वो होता है कि वो कितना आपको सुनते हैं। आपकी वॉइस में दम होना चाहिए, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, आप क्या गा रहे हैं, लोगों की पसंद क्या है, वो आपको जाननी पड़ेगी। और बात रही कि अगर कोई अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते तो उसके भी आपके बहुत सारे आपके पास माध्यम हैं, आप उसको किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से बनाना। अपना चैनल बनाओ, हर जगह अपना चैनल बनाओ और काम करो। और कंपनी के साथ अगर आप वर्क करना चाहते हैं, जो न्यू कमर है और बहुत अच्छा सीखे हुए हैं, तो आप अपने जितने भी कंटेंट है कंपनी के पास लेके जाओ। जैसे जी म्यूज़िक कंपनी हो गई, टी सीरीज़ हो गई। फिलहाल आपका पहला अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं निकला, सपोज करो किसी एक सिंगर का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं निकला, उसके पास कंटेंट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप उसकी डमी रिकॉर्ड्स करा के उनके पास जा सकते हैं। डमी रिकॉर्ड्स करा के आप उनके पास जा सकते हैं, और स्टूडियो में आप उसकी रफ डमी या आप म्यूज़िक के साथ उसको डब कराओ और उसको कंपनीज में देख के आओ। ये पॉइंट नोट करने के लिए आपका कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो और आपको क्या चीज़ करनी है, कैसे डमीज़ बनानी है और अप्रोच करना है कंपनी को। और कंपनी के पास जाओ, आप उनको डमी दिखाओ, उनको जो कंटेंट पसंद आएगा, फिर आप उनसे बात करो कि सर मेरे पास ये मैं आपको क्लियर करके दे दूँगा, पूरी डमी को फाइनल टचअप करके दे दूँगा, आप मेरे को वीडियोज़ में मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। या तो फिर आपकी वॉइस इतनी अच्छी है और आप उनको जानते हैं किसी थ्रू में,
तो आप उस कंपनी के पास जाओ, नहीं भी जानते तो भी जाओ, कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं, वो हमारा कंपनी में इंटरव्यू होता है। तो हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें पास या फेल करना उस कंपनी के ऊपर होता है। आप 10 जगह जाओ, 15 जगह जाओ, एक बार आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। अच्छा, कंपनीज वैसे देती हैं डायरेक्ट वर्क? डायरेक्ट वर्क देती हैं अगर आपके कंटेंट अच्छे हैं और कंपनी को भी पसंद आना चाहिए। और जब आपको कंपनी काम दे रही है, आपसे बॉन्ड साइन करा रही है, तो आप उस बॉन्ड को, ये मैं सब ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आप उस बॉन्ड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि उस बॉन्ड में आपके लिए ही सब कुछ होगा। और उस तरीक़ों को पढ़ के आप तब साइन करें, क्योंकि कई बार कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको सपने तो बहुत दिखाती हैं लेकिन आपके काम पूरे करके नहीं देती। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं और एक अच्छी जर्नी को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो जो बॉन्ड मिलेगा आपको उसको देख के साइन करो। और आप पढ़े लिखे हैं ऑफकोर्स, और उसमें पढ़ो कि आपको कितने 1 साल के लिए 2 साल के लिए बॉन्ड कर रही है कंपनी, वो कंपनी आपको क्या दे रही है, आपके कितने गाने रिलीज़ करा रही है 1 साल में 2 साल में, तब जाके वो बॉन्ड कर। नहीं तो आपके पास एक अच्छा सा माध्यम है, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, आप सेल्फ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छा गाते हैं और आपकी वॉइस अच्छी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नीर, अब ये बताओ जल्दी से कि हमें आपके नए नए गाने कब सुनने को मिल रहे हैं? इस साल में मैं आप सभी के लिए मेरे 4 गाने आ रहे हैं। ठीक है, टेम्पो गाना जो बहुत ही जल्दी आपके रूबरू करूँगा मैं, और जो कि हमारे जो पहले गाने के प्रोड्यूसर हैं फैज़ कुरैशी जी, वही इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और आगे के गाने थार हो गया एक, और एक गाना है रंग गोरा। ठीक है, और 2 गाने और हैं हमारे पास, तो हम वो गाने आपके रूबरू इस साल में कर देंगे। तो इस साल आपको बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। और फिलहाल हम चंडीगढ़ भी जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए और भी। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी, और आपको सपोर्ट करना, आपको प्यार करना है। आपका प्यार हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे साथ प्रियंका बैठी हैं, इनको भी आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे भी चाहिए, और पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, और आगे भी हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। फ़िलहाल क्या है कि मेरा एक ही गाना आया, बट मेरे पास शोज़ बहुत होते हैं। ठीक है, तो मैं शोज़ के रिगार्डिंग, मेरे जैसे मैरिज के शोज़ हो गए, ठीक है, और कल्चर प्रोग्राम्स हो गए, इवेंट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऐसी हैं जो मैं कर रहा हूँ। और तभी मैं अपने प्रोजेक्ट्स ला नहीं पा रहा था, लेकिन इस साल मैं आपके रूबरू कम से कम 5 गाने का कंटेंट आपके रूबरू रखूँगा, मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। वाओ, मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ आपके जब नए गाने आएंगे और वो हम सब सुनेंगे। और आज मैं ये कहना चाहूँगी यूथ को कि जो पॉइंट्स हमें नीर और प्रियंका से मिले हैं वो आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं और इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है अगर आपको ग्रो करना है। और मुझे बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, हमारी ऑडियंस को गाइड करने के लिए। जीना जी, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जाते जाते, कि एक तो आप अपने खुद पे विश्वास रखें और दूसरा रब पे विश्वास रखें। दोनों साथ चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें साथ मिल गई तो आपकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है आपको, और ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत टाइम से जो भी चल रही थी, लेकिन पास्ट 7 मंथ से मैं गुरुजी के आश्रम गया छतरपुर में, वहाँ से मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ हूँ और बहुत सारी उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आप भगवान पर भी भरोसा रखें और अपने काम पे भी भरोसा रखें, ताकि वही आपको तरक्की दिला सकते हैं, और कोई नहीं दिला सकता। जाते जाते मैं चाहूँगी नीर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि 2 लाइन्स और हो जाए एक अच्छे से गाने की। ज़रूर ज़रूर। तो आप सभी के लिए लास्ट सॉन्ग मेरी तरफ से, जो कि मिलन गाबा का गाया हुआ है और दोस्ती के लिए है, और ये मेरी दोस्ती के नाम है। क्या कहते हैं? हो ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, किसे कम दी भी नहीं महंगी कार, ओही 4 यार मोड़ दो, ओ भी सी समा ए भी है समा, समय ते चलने जोर ना, ओही है बियर अंबरां दी छां, मेरे नाल होर कोई ना, हो मैनू चढ़ दीना बिना मेरे यार, ओ मैनू चढ़ दीना बिना मेरे यार, ओ शराबी यार मोड़ दो, हो यार मोड़ दो, हो ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, हो एक वारी ओ रब्बा मेरे यारां नू तू मोड़ दे,
ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਆਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰ ਉਹੀ ਚਾਰ ਯਾਰ ਮੋੜ ਦੋ ਹੋ ਯਾਰ ਮੋੜ ਦੋ ਹੋ ਲੈ ਲੋ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੈ ਲੋ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੋੜ ਦੋ वाह वाह वाह, क्या आवाज़ है। वाओ नीर, मज़ा आ गया है गाना सुन के। और हमारी पूरी टीम बॉलीवुड फ्राइडे की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक आपके न्यू सॉन्ग्स के लिए, और हम चाहते हैं कि आप खूब तरक्की करो और प्रियंका आप भी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Bollywood Friday presents Unfold with Zenith Season 1, powered by Teamology Softech and Media Private Limited. Watch every Friday exclusively only on Bollywood Friday and also available on Spotify.